गुड मॉर्निंग। मैं नंदन शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं व्याकरण भाग का व्याकरण भाग से भाषा के विषय में बताऊंगा। भाषा के विषय में बताने के पहले व्याकरण जो है, व्याकरण क्या है वो जान लेते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीख सकते हैं। तो पहले व्याकरण क्या है उसके विषय में जानते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीख सकते हैं। तो ये है व्याकरण जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीख सकते हैं। क्या है ये व्याकरण? व्याकरण क्या है इसके विषय में बताया गया है कि व्याकरण क्या है। वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीख सकते हैं। तो भाषा क्या है, क्योंकि मैं अभी क्या पढ़ाऊंगा, भाषा पढ़ाऊंगा ना। तो भाषा क्या है वह जानते हैं। भाषा भाव और विचारों, भाषा भाव और विचारों भाषा भाव विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा भाव और विचारों, मैं इधर नहीं जा रहा हूं, यहीं पे लिख रहा हूं। भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का तो भाषा क्या है? भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अर्थात हमारे मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न हुई, जो भी विकार उत्पन्न हुए, उसको हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे। मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या हो रहा है, वह दूसरा व्यक्ति कैसे जानेगा? जब तक मैं क्या करूंगा, जब तक मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा। तो बताने के लिए कोई साधन चाहिए या माध्यम चाहिए। साधन या माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? साधन बोलिए या माध्यम बोलिए, एक ही है। साधन या माध्यम चाहिए। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ वर्तमान में जहाँ वहां से आप कहीं और जाएंगे। मान लीजिए आप कहाँ है अभी वर्तमान में नहीं जानता। मान लीजिए मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली जाने के लिए मुझे सफर करना पड़ेगा, दिल्ली का सफर करना पड़ेगा। सफर के लिए मुझे कोई माध्यम चाहिए, मतलब यहाँ से दिल्ली पहुँचने के लिए कोई माध्यम चाहिए। मैं जहाँ हूँ, मान लीजिए मैं ए प्लेस में हूँ और मुझे जेड प्लेस में जाना है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे कोई साधन चाहिए। क्या चाहिए? साधन चाहिए। अर्थात मैं सफर करूंगा। वह सफर रेल मार्ग से हो सकता है, या पथ मार्ग से हो सकता है, या जल मार्ग से हो सकता है, या हवाई मार्ग से हो सकता है। तो ये जो बीच का जो साधन है वही क्या होगा हमारे लिए, सफर के दौरान क्या होगा, वाहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह वाहन कहलाएगा। तो वो उसी प्रकार हमारा जो भाषा है, भाषा जो है वह दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम चाहिए, एक साधन चाहिए, और वही साधन जो है भाषा कहलाता है। ठीक है। तो भाषा समझ गए। भाषा क्या है? साधन है, एक माध्यम है। ये माध्यम है, माध्यम कहिए या साधन कहिए, बात एक ही होता है। तो
मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह अपने मित्रों, सहपाठियों, पड़ोसियों आदि के साथ मिलकर रहता है। ठीक है, किसके द्वारा? इन भाषा के द्वारा। क्योंकि हम सब, आप, मैं, सबको क्या है, सामाजिक प्राणी है। और सभी के सभी क्या करते हैं, समाज में जो भी, हमारे समाज में जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति होता है, जो भी जरूरत होता है, वे सारी जरूरतें की पूर्ति कौन कराता है? ये कराता है। ठीक है, और सब कोई इसी के माध्यम से, सब कोई एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। अभी आप बैठे बैठे मेरा ऑनलाइन क्लास को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप, मैं जो कह रहा हूं उसको सुन रहे हैं, अर्थात मैं जो माध्यम का उपयोग कर रहा हूं, कई तरह के माध्यम है इस ऑनलाइन के दौरान, तो सारे माध्यम का उपयोग हो रहा है। तो खैर, भाषा के बिना जो है मनुष्य ना तो स्वयं की और ना समाज की, क्या है, ये जो भाषा है, भाषा के बिना मनुष्य न खुद का और न समाज का, खुद का मतलब स्वयं का, और न समाज के विकास की कल्पना कर सकता है। अतः भाषा सामाजिक संपर्क का प्रमुख साधन है। क्या? न खुद का विकास कर सकता है, न समाज का विकास कर सकता है। इसलिए भाषा जो है सामाजिक संपर्क का प्रमुख साधन है। भाषा जो है प्रमुख साधन है। कौन है? भाषा। भाषा ही समाज में जीवन यापन करने के लिए पहले भाषा का ही दरकार पड़ता है। तो ये कहा गया है कि सामाजिक संपर्क का प्रमुख साधन है। इसके अलावा है, अब हम भाषा के विषय में पढ़े तो अब ये हमें जानना है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो कहा जाता है कि भाषा की उत्पत्ति का सटीक तो कोई कह नहीं सकता कि कब हुआ है। भाषा की उत्पत्ति का सटीक जानकारी कोई नहीं दे सकता है, मगर ऐसा कहा जाता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है, भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत की भाष जो है, भाष धातु से बना है। भाष मैं इस तरफ नहीं लिख रहा हूं, रोशनी पड़ने के कारण आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा। तो क्या है, भाषा शब्द जो है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ है? संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। इससे पहले क्या, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ये कहना किसी के लिए संभव नहीं होगा। तो ये जो है भाष जो है, इस भाष का अर्थ होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, भाष का अर्थ बोलना या कहना होता है। ठीक है, बोलना या कहना होता है। तो किसी भी भाषा की ध्वनियों के प्रतिनिधि स्वर्ण एक व्यवस्था से मिलकर एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा बताते हैं। तो मैं इसको भी लिखा दे रहा हूं, किसी भाषा के सभी ध्वनियों की प्रतिनिधि, किसी भाषा की सभी ध्वनियों की प्रतिनिधि, आप लोग को दिखाई देता होगा, प्रतिनिधि क्या है? स्वयं एक व्यवस्था, स्वयं एक व्यवस्था में मिलकर एक संपूर्ण भाषा की
मिलकर एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। भाषा की कौन बनाता है? किसी भी भाषा की ध्वनि कौन बनाता है? ध्वनि, ध्वनि का मतलब आवाज होता है। ये आवाज प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधित्व करता है और खुद क्या करता है, एक व्यवस्था के साथ मिलाकर, तालमेल मिलाकर क्या करता है, एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा तैयार करता है। भाषा विज्ञान के ज्ञाताओं ने भाषाओं को, अब यहां लिखा देता हूं, आप लोग को सुनना और देखना दोनों हो जाएगा। मैं थोड़ा ऊपर वाला भी मिटा दिया। तो देखिए, भाषा विज्ञान के ज्ञाताओं, भाषा विज्ञान के ज्ञाताओं ने भाषाओं के आर्य, समेटिक, हेमेटिक आदि कई वर्ग स्थापित करके मैं ये जगह छोड़ दे रहा हूं क्योंकि दिक्कत होता है। कई वर्ग स्थापित करके उनमें से प्रत्येक की अलग अलग शाखाएं, अलग अलग, उनमें से प्रत्येक की अलग अलग शाखाएं स्थापित की है। और इन शाखाओं के भी एक तो अलग अलग शाखा स्थापित किया गया है, इसके बाद क्या किया, उन शाखाओं से भी क्या किया है, अनेक वर्ग उपवर्ग बनाकर वर्ग उपवर्ग बनाकर उनमें बड़ी बड़ी भाषाओं, उनमें बड़ी बड़ी भाषाओं और उनके प्रांतीय भेदों मैं लिखा तो जरा, आप लोग देखते जाइए। उप भाषाओं, क्या हो गया, उपवर्ग उपवर्ग बनाकर, तो मिट गया था, बनाकर उनमें बड़ी बड़ी भाषाओं और उनके प्रांतीय भेदों, उपभाषाओं अथवा बोलियों को रखा गया है, अथवा बोलियों को रखा गया है। तो मैं पढ़ दे रहा हूं। भाषा विज्ञान के ज्ञाताओं ने भाषाओं के आर्य, समेटिक, हेमेटिक आदि कई वर्ग स्थापित करके, ये सब वर्ग का नाम दिया गया है, इस प्रकार के और भी है, आदि दिया हुआ, इस प्रकार के और भी है वर्ग, इनको स्थापित किया गया, वर्गों में बांटा गया है। फिर जो वर्ग बांटा गया है उनमें से भी प्रत्येक की अलग अलग शाखाएं, मतलब ब्रांचेस स्थापित किया, अर्थात ब्रांचेस निकाला गया है। और इन शाखाओं के भी, और जो ब्रांचेस निकला उसके भी, उन शाखाओं के भी वर्ग उपवर्ग बनाकर उनमें बड़ी बड़ी भाषाओं और उनके प्रांतीय भेदों, उपभाषाओं अथवा बोलियों को रखा गया है। तो इस प्रकार रखा गया है। अब इसको हम और मिटा के बता रहा हूं। अब जैसे हिंदी भाषा
हिंदी भाषा हो गया भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो हो गया भाषाओं के आर्य वर्ग की भाषाओं के आर्य वर्ग की भाषाओं के आर्य वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की आर्य शाखाओं की भारतीय आर्य शाखाओं की एक भाषा है। एक मैं फटाफट लिखा दे रहा हूं, आप लोग देखते जाइए और चाहे तो आप लोग कॉपी में भी उतार सकते हैं। और ब्रज भाषा जो है और ब्रज भाषा और ब्रज भाषा जो है ब्रज भाषा हो गया। इसके बाद आपको अवधी बुंदेलखंडी, तो ब्रज भाषा आपका अवधी ब्रज भाषा अवधी बुंदेलखंडी बुंदेलखंडी आदि इसकी भाषाएं या बोलियां है। तो ये जो है ये फिर हिंदी भाषा जो है इसका उदाहरण दिया गया। हिंदी भाषा जो है भाषा विज्ञान की दृष्टि से क्या है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उनके नजरिए से भाषा विज्ञान के नजरिए से जो है ये जो भारतीय है वो आर्य शाखाओं की एक भाषा है। मतलब आर्य जो बताया गया था इससे पहले जो आर्य शाखा उनका एक भाषा है, अर्थात आर्य शाखा में आता है, आर्य ब्रांच में आता है। और उसमें भी क्या है, ब्रज भाषा अवधी बुंदेलखंडी आदि इनकी भाषाएं या बोलियां है। अब यहाँ भाषाएं हैं या बोलियां, ये बोलियां क्या है मैं उसको भी बताऊंगा, पहले ये जान लेते हैं। तो ये हो गया आपका भाषाओं के विषय में। भाषा की उत्पत्ति के बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा, ये तो ठीक है। तो अब आते हैं भारत में। अब सीधा ज्यादा नहीं बताऊंगा, समय बहुत ले रहा है, तो थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया। अब भाषा जो है, भाषा की उत्पत्ति के आधार पर किस तरह से हमारा जो मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा किस प्रकार से आया है उसको मैं दर्शाने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति को 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 हम कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, देख सकते या समझ सकते हैं। तो देखिए अभी जो है वर्तमान में जो हमारे मातृभाषा है या राष्ट्रभाषा बोलिए या राजभाषा बोलिए, हिंदी जो हम भाषा का उपयोग करते हैं वह किस प्रकार इसका उत्पत्ति हुआ है मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे क्या था प्राचीन काल के संस्कृत के आगे क्या था, तो ये तो सब कहना मुश्किल है कि तो प्राचीन संस्कृत से पकड़ लेते हैं। प्राचीन संस्कृत, ठीक है। प्राचीन संस्कृत जो है इससे दो शाखाएं निकली। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, बल्ब का रोशनी है। दो शाखाओं में एक हो गया लौकिक संस्कृत, दूसरा हो गया पहली प्राकृत। प्राचीन संस्कृत, इससे क्या हुआ, दो शाखा निकला। अब दो शाखा से देखिए दूसरी प्राकृत या पाली।
दूसरी प्राकृत या पाली, ठीक है, दूसरी प्राकृत या पाली हो गया। अब आ गया इससे, जगह हुआ कि नहीं पता नहीं, दूसरी प्राकृत या पाली। अब पाली भाषा से देखिए क्या निकला, सौर सैनी, दूसरा हो गया अर्धमागधी, अर्धमागधी हो गया, और ये तीसरा हो जाएगा मागधी हो गया ना। अब इसका फिर एक अंश निकलेगा अर्धमागधी, यहां एक अंश निकलेगा अर्धमागधी, ठीक है, यहां अर्धमागधी होगा और उसका क्या होगा, अपभ्रंश निकलेगा, अपभ्रंश, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश। इसके बाद सौर सैनी जो है, सौर सैनी से फिर निकल रहा है एक नागर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, सौर सैनी से एक ब्रांच निकला, एक शाखा निकला नागर अपभ्रंश। इसके बाद फिर नागर अपभ्रंश से निकला है पश्चिमी हिंदी, तो ये कहां से निकला, सौर सैनी से नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, और इसी के सीधे यहां निकला पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है। अब इसको मैं रेखा खींच के समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ये इधर आ गया, ये ऐसे हो गया। अब जो वर्तमान है, इन दोनों से निकला आपका वर्तमान हिंदी या हिंदुस्तानी, हिंदी या हिंदुस्तानी। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी किस प्रकार निकला है, कैसे कैसे अभी वर्तमान में जो हिंदी बोल रहे हैं, और वो यहाँ मैं इस के द्वारा मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। तो ये था भाषा से संबंधित। इसके बाद वैसा कुछ समझाने लायक नहीं है। भाषा के विषय में ये तो हो गया आपका भाषा किस तरह से आया। अब भाषा जो है क्या है, साधन है। तो हम जो साधन के इस्तेमाल करते हैं अपना विचारों को आदान प्रदान के लिए, जो साधन इस्तेमाल करते हैं या माध्यम इस्तेमाल करते हैं, उस माध्यम को हम लोग भाषा कहते हैं। तो माध्यम जो है, भाषा के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? साधन या माध्यम किसका? भाषा का, है ना। तो हम लोग इसी के माध्यम के जरिए हम लोग अपना विचार का आदान प्रदान करते हैं। तो ये कितना प्रकार का है? पहला हो गया मौखिक, मौखिक भाषा कहेंगे इसको, ओरल बोल सकते हैं, ओरल लैंग्वेज भाषा हो गया, लैंग्वेज ये हो गया ओरल लैंग्वेज, ठीक है। तो मौखिक भाषा जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं? मौखिक भाषा कह रहा हूं। इसके बाद आपका आ गया लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज कह सकता हूं साधारण अंग्रेजी में। तो मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं, प्लस मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। तो ये क्या हो गया? लिखना क्या हुआ? लिखित भाषा हो गया। और एक भाषा होता है सांकेतिक भाषा, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे म्यूट लैंग्वेज, MUTE, म्यूट लैंग्वेज। तो ये तीन माध्यम है, इन तीन स्रोतों से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मौखिक भाषा जब हम अपने विचारों को बोलकर किसी के समक्ष प्रकट करेंगे तो वह हो गया मौखिक भाषा। लिखित भाषा में जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करेंगे तो वह लिखित भाषा हो गया। और सांकेतिक भाषा जो है, जब हम
अपने विचारों को किसी संकेत के माध्यम से या इशारा के माध्यम से दूसरों तक प्रकट करेंगे तो वह हो गया सांकेतिक भाषा। मगर यहाँ एक बात ध्यान देना है कि व्याकरण के दृष्टि से व्याकरण शास्त्रियों ने सांकेतिक भाषा को व्याकरण में महत्व नहीं दिया है। वह इसलिए नहीं दिया है क्योंकि सांकेतिक भाषा से हम अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट भाग में मैं इसके आगे जाऊंगा। तो ये आज आप लोग का भाग वन कंप्लीट हुआ, किसका? भाषा का। तो थैंक यू।